Hello everyone and welcome to my YouTube channel Live with Priya. सो हमें आज की क्लास में देखना है कि ये मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं ना, क्योंकि हमने या तो डेफिनेशन में देखा था कि कुछ माइक्रो होता है, कुछ मैक्रो इंक्लूडेड होता है, कुछ इंटरनल्स होते हैं, है ना। तो उसी को मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश की है कि जो मार्केटिंग होता है ना, ये 2 चीज़ें लेकर चलता है। पहला इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब कि इसके जितने भी डिसीजंस होते हैं, वो इन दोनों के बेस्ड होते हैं, इन दोनों के बेसिस पे होते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है? तो हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि मार्केटिंग में मैक्रो, माइक्रो और भी इंटरनल चीज़ें जो अफ़ेक्ट करती हैं मार्केटिंग को, ठीक है? क्योंकि एनवायरनमेंट मतलब क्या? हमारी सारे वातावरण एक तरह से कहते हैं जैसे हमारी लाइफ का एनवायरनमेंट होता है, वैसे मार्केटिंग का एनवायरनमेंट होता है, जो हमने ऑलरेडी क्लास 12th में भी पढ़ा है बिज़नेस एनवायरनमेंट, वैसे ही मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है, जो कंपनी का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? तो कंपनी किन-किन चीज़ों को लेकर अफ़ेक्टेड होती है, किन-किन चीज़ों से लेकर अपने डिसीज़न्स को चेंज करती है या फिर डिसीज़न्स लेती है या किस चीज़ को देखते हुए अपने कंपनी को स्मूथली रन करती है, ठीक है? क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ों पे नोटिस नहीं करेंगे ना, तो हमें अपॉर्च्युनिटी और रिस्क इन दोनों को ध्यान नहीं दे पाएँगे। अगर मान लो हो सकता है हम अगर इन सब चीज़ों को ध्यान दें, तो हमें अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है और हम रिस्क को भी अवॉइड कर सकते हैं, है ना? तो ये फ़ायदा होता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट का कि हम एक तरह से अपने आप को एक सेफ ज़ोन में लेकर चल सकते हैं। जो लोग अपनी कंपनी को स्मूथली रन करते हैं, वो सिर्फ़ इसी सब चीज़ों की वज़ह से कर पाते हैं। क्योंकि उन्हें एक अच्छा नॉलेज होता है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो सारे इन्फॉर्मेशंस अपने पास रखे होते हैं। तो अगर आपको अपनी मार्केटिंग को, अपनी कंपनी को स्मूथली रन करना है, तो आपके पास ये सारे इन्फॉर्मेशंस होने चाहिए, ठीक है? और ये सारी चीज़ें कैसे इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि आपको जानना है कस्टमर्स ये, नहीं, कस्टमर्स के बारे में क्या जानना है, सप्लायर से रिलेटेड क्या चीज़ें अफ़ेक्ट कर सकती हैं, किस चीज़ पे ध्यान देते रहना है या कॉम्पिटिटर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमें जाननी है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इंटरनल में ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि अंदर की चीज़ें मतलब कंपनी के इनसाइड जितनी भी चीज़ें हो रही होंगी, जितनी इनसाइड की चीज़ें मतलब अंदर की जो भी चीज़ें हमारे कंपनी को स्मूथली इसका मेन काम होता है, इसका जितनी भी चीज़ें अगर इनके सारे पॉइंट्स पे अगर हम ध्यान देने लगे, तो हमारी कंपनी का प्रोडक्शन और मार्केटिंग ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो बहुत ही अच्छे स्मूथली रन करेगा, ठीक है? तो अगर आपको अपनी कंपनी का मैनेजमेंट, प्रोडक्शन लेवल ये सारी चीज़ें अगर स्मूथली रन करनी है, तो इस पे ध्यान देना होगा, ठीक है? और ये क्या करता है, ये हमारे डिसीज़न्स को अफ़ेक्ट करता है, जिस पे हमको फ़ोकस करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का सबसे पहले ये इनसाइड हो गया, इनसाइड लेकिन ये हमारे कंट्रोल में होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट का पहला पॉइंट एक तो ये इनसाइड की चीज़ें होती हैं, अंदर की चीज़ें जो हमारे कंपनी के अंदर हो रही होती है। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी कंपनी के इनसाइड हो रही होती है, अंदर हो रही होती हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये हमारे कंट्रोल में होती है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारे कंट्रोल में होती है। चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयी से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड, प्रोडक्शन, रिसर्च, कंपनी इमेज, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर वही हम एक्सटर्नल की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें आउटसाइड होती हैं, हमारे कंपनी के बाहर की चीज़ें होती हैं, जो हो रही होती है, वो हमारे कंपनी के अंदर भी नहीं है, वो हमारे कंपनी का फंक्शन भी नहीं है, लेकिन वो हम कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें बाहर डन हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे कंपनी के डिसीज़न्स को अफ़ेक्ट करेंगी, क्योंकि ये हमसे थोड़ी-सी ही सही पर रिलेटेड होती हैं। इनकी इनकी वज़ह से हमारे कंपनी के डिसीज़न्स पे अफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? और ये सारी एक्टिविटीज़ आउटसाइड की होती हैं, पर अफ़ेक्टेड करती हैं, बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं हमारी कंपनी के डिसीज़न्स को, हमारी कंपनी के स्मूथली रनिंग को, मतलब जो हमारी कंपनी बहुत अच्छे से स्मूथ रन कर सकती है, लेकिन इसकी वज़ह से अफ़ेक्ट करेगी। तो ये भी जानना ज़रूरी होता है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट से, जिसमें सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट क्या करता है? जो प्लान बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है? जो हमारी कंपनी की सारी फंक्शंस को मैनेज करने का काम करता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हम अपनी कंपनी में कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है? मैनेजमेंट। ये डिसाइड करता है, ये डिसीज़न्स लेता है, प्लानिंग करता है, जो भी चीज़ें हैं कि कैसे क्या-क्या करना है, सब कुछ, ये मैनेज करता है, ठीक है? लेकिन ये अफ़ेक्ट कैसे करता है? जब ये अच्छी प्लानिंग नहीं करेगा।
जब ये अच्छे से सब चीज़ों को हैंडल नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, हमारी कंपनी में काम हो रहा है या नहीं एनालिसिस नहीं करेगा, तो हमारी कंपनी हो सकती है स्मूथली रन ना करे। तो ये इस तरह से अफ़ेक्ट करता है, ठीक है? अगर वही चीज़ हम अपने एम्प्लॉयी की बात कर लें, मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेज करना, सारी चीज़ों को लेकर मैनेज करना कि कंपनी में कितने सारे काम हैं, सारे काम हो रहे हैं या नहीं, टाइम टू टाइम चीज़ों को चेक करना और अगर ये नहीं कर पाएगा तो अगर मेन हेड ही कंपनी को रन करने में अगर हेल्पफुल नहीं है और उसको चलाने में, तो फिर हमारी कंपनी कैसे रन करेगी, है ना? लेकिन अगर ये भी ठीक काम कर रहा हो और अगर एम्प्लॉयी ठीक ना हो, एम्प्लॉयी स्किल्ड ना हो, उसे इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि कैसे मशीन्स को चलाते हैं, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब देखो, बात ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयी काम करता है, तो वो सिर्फ़ एक चीज़ में मास्टर है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको थोड़े बहुत और भी सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि अगर कहीं इमरजेंसी में हमें ज़रूरत पड़ी, तो वो उस चीज़ को हैंडल करे। लेकिन सबसे मेन चीज़ हम क्या देखते हैं, वो नहीं है, बाकी चीज़ों में कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर वो जिस भी चीज़ का काम कर रहा है, अगर वो उसमें स्किल्ड नहीं है, उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं करेगा, अच्छा प्रोडक्शन नहीं करेगा। जहाँ पे कंपनी कहती है कि एक पर्सन 100 प्रोडक्ट बना सकता है, वहाँ वो सिर्फ़ 50 मुश्किल से बना पा रहा है। तो क्या हमारी कंपनी अच्छे से रन कर पाएगी? क्या हमारी कंपनी का जो सेलिंग रेट है वो इंक्रीज़ करेगा? जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, क्वांटिटी ही इंक्रीज़ नहीं होगी, तो सेलिंग रेट कहाँ से इंक्रीज़ होगा? तो ये इस तरह से अफ़ेक्ट करता है। अगर इसको अच्छा नॉलेज ना हो, उसे काम करने का एक्सपीरियंस ना हो, ये अच्छा काम ना करता हो एम्प्लॉयी, तो हमारी कंपनी में ना तो क्वालिटी अच्छी आएगी, ना क्वांटिटी अच्छी आएगी। और जब प्रोडक्शन ही सही नहीं होगा, तो कस्टमर्स कैसे हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे? तो ये इस तरह से अफ़ेक्ट करता है कि एम्प्लॉयी का स्किल्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक कंपनी का। मतलब इसको एफिशिएंसी के साथ काम करना आना चाहिए। इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों ही चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए कि कैसे हमको अपने रिसोर्सेज़ को बिना वेस्टेज किए टाइम को मैनेज करते हुए हमें काम करना है, ये चीज़ इसे पता होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयी को ये सबसे ज़्यादा अच्छे से पता हो कि हमें अपना कम रिसोर्सेज़ में कम टाइम वेस्ट करते हुए अगर हम अपना काम कर लें, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, कंपनी को प्रॉफ़िट अर्न करने में बहुत हेल्पफुल होता है ना? तो एम्प्लॉयी का ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। तीसरा चीज़ फाइनेंस। फाइनेंस क्या कहता है? ये जो होता है ये प्रमोशन, प्राइस फिर जो भी कैप फंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो हम फंड से रिलेटेड बात करते हैं, पैसे लगाने की, ये सारी चीज़ें इसकी वज़ह से होती हैं और सारा मैनेज करने का काम इसका होता है, ठीक है? फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? प्रोडक्शन में क्वालिटी, क्वांटिटी इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। और अगर ये क्वालिटी ही डिग्रेड कर दे, मतलब अगर क्वालिटी अच्छी ना हो, तो फिर कस्टमर हो सकता है एक बार हमारे सामान को खरीदे पर दोबारा नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट होती है वो अच्छी नहीं होती है और हमें नहीं लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा हमारा जो सेलिंग रेट है वो कभी इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, हमें कभी प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी अफ़ेक्ट करेगा अगर ये क्वालिटी, क्वांटिटी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है तो। फिर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कहता है कि अगर हम अपनी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और अगर आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग हम धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं, मतलब कि हमें हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। जैसे कि क्या? हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन को चेंज करना चाहिए, कस्टमर्स की नीड्स को देखते हुए प्रोडक्ट बनाना चाहिए। जैसे कि क्या उनको चाहिए, वो चीज़ को भी ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम ये नहीं जानेंगे कि अब इस टाइम पे ट्रेंडिंग में क्या चीज़ें, कौन-सी प्रोडक्ट सबसे डिमांडिंग है, किस तरह के प्रोडक्ट्स कस्टमर चाह रहे हैं और अगर हम उस तरह की चीज़ों को नहीं बनाएँगे, नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर हमारा सेलिंग रेट नहीं बढ़ेगा और हमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये इंटरनल चीज़ें इस तरीके से क्या करती हैं, हमारे कंपनी को रन करने में, स्मूथली रन करने में हेल्प भी करती हैं और ये हमारे लिए डीमेरिट भी हो सकती है अगर ये अच्छे से काम ना करे तो। फिर कंपनी की इमेज और कल्चर को लेकर बात करें, अगर ब्रांड की बात करें, तो ब्रांड कैसे बनता है? जब क्वालिटी अच्छी होती है, हम एक अब अगर अपनी कंपनी का एक अच्छा वैल्यू बनाते हैं कस्टमर के दिमाग में, जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में है और उस तरह की क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी उस तरह की मिल रही है और अगर कस्टमर के दिमाग में बैठा कि ये प्रोडक्ट
बहुत ही अच्छा है, ये चीज़ जिस चीज़ के लिए लिया जा रहा है उसमें बहुत ही अच्छा यूज़फुल है ये, तो वो क्या करेगा वैल्यू बढ़ाएगा, उसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो वो एक ब्रांड बनेगा। तो ब्रांड कैसे बनता है? ऐसा थोड़ी है कि आप टैगलाइन दे दिए, नाम दे दिए, ब्रांड बना दिए, हो गया, नहीं। उसकी क्वालिटी भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और को वैल्यू जो होती है ना, जो कस्टमर के माइंड में बनती है, वो वैल्यू ही क्या करती है, इंक्रीज़ करती है आपके ब्रांड को। ठीक है? तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैनेजमेंट, एम्प्लॉयी, फाइनेंस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी इमेज एंड कल्चर्स, इन सब चीज़ों को हम ध्यान देते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में, ठीक है? ये सारे फंक्शंस इनसाइड हो रहे होते हैं, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो हम रिप्लेस करके दूसरा लाएँगे। एम्प्लॉयी अच्छा नहीं है, रिप्लेस करके दूसरा लाएँगे। ज़रूरी नहीं है उसी को रखेंगे और अपना कंपनी को बेकार करेंगे। हम अपनी कंपनी को अच्छा करने के लिए एम्प्लॉयी चेंज कर सकते हैं। फाइनेंस की ज़रूरत है, हम ला सकते हैं पैसे। प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, क्वांटिटी अच्छी कर सकते हैं, रिसर्च करके कुछ नया ला सकते हैं, कंपनी इमेज अच्छी बना सकते हैं अच्छी क्वालिटी देकर। तो ये सारे हमारे कंट्रोल में, अगर हमको लगे कि मैनेजमेंट की वजह से कुछ खराब हो रहा है तो हम इसको चेंज कर देंगे। ये सारी चीज़ों को ध्यान देकर अगर हमें पता चले कि किसी भी वजह से हमारी कंपनी स्मूथली नहीं रन कर पा रही है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट, और हम इसीलिए इसको जानते हैं कि क्या पता हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफ़िट क्यों नहीं अर्न कर रही है, तो बिकॉज़ ऑफ़ दिस। तो अगर हमको ये पता चल जाए तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इसको हम पता करके भी हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना? 1 सेकंड। ठीक है? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है? इंटरनल एनवायरनमेंट की सारी चीज़ें हम मैनेज करके अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छे से रन कर सकते हैं, अगर हमें पता चल जाए। लेकिन ये पता भी चलेगा ना तो हम नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आउटसाइड होती हैं, हमारे कंपनी के बाहर होती हैं, पर हमारी कंपनी को अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो और मैक्रो से, ठीक है? माइक्रो क्या कहता है कि जो चीज़ें आपके क्लोज़ में हैं, मतलब हमेशा आपसे कॉन्टैक्ट रखती हैं, हमेशा आपके क्लोज़ में रहेंगी, आपसे आपका उनका रिलेशन जो है हमेशा क्लोज़नेस का हो। क्लोज़नेस मतलब जैसे देखो, कुछ चीज़ें होती हैं ना हमारी हमारी नहीं होती, मतलब बाहर की होती हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ़ को हमेशा अफ़ेक्ट कर रही होती है। जैसे हम हमारी फैमिली, और अगर हम फ्रेंडशिप में देखें, तो फैमिली तो हमारे अंडर में है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमारी फैमिली हमको कंट्रोल कर सकती है। पर फ्रेंडशिप में क्या है ना, वो हमारे साथ है, लेकिन हम उसको उतना कंट्रोल नहीं कर सकते जितना हम अपनी फैमिली मेंबर्स को कर सकते हैं ना। तो इसको समझो, ये फ्रेंड ही, ठीक है? जो हमसे हमेशा मिलेगी, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हमेशा मेरे साथ काम करेगी, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उसकी वजह से कोई चीज़ बिगड़ेगी तो मेरे ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम इससे हमेशा मिलते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से समझो माइक्रो क्या है, हमसे बहुत क्लोज़ है, जैसे कि कस्टमर्स। कस्टमर्स हमेशा आते हैं हमारी कंपनी में सामान लेने के लिए, हमारी चीज़ों को खरीदने के लिए। लेकिन अगर कस्टमर्स की डिमांड डिमांड जो है ना, वो हमारे कंपनी को अफ़ेक्ट करती है। कस्टमर और किस चीज़ से अफ़ेक्ट करेगा हमको? अपने डिमांड से। अगर उसकी डिमांड मान लो बहुत ही ज़्यादा है हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, अगर बहुत सारे कस्टमर चाहते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, तो हमारा सेलिंग रेट बढ़ेगा, हमारी प्रॉफ़िट बढ़ेगी, हमारी अर्निंग होगी, हमारा कंपनी ग्रो करेगा। लेकिन अगर सॉरी, हमारे कस्टमर्स की डिमांड कम हो गई, हमारे प्रोडक्ट को वो नहीं खरीदना चाहते हैं, हमारी कंपनी के उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे हैं, उनको क्वालिटी नहीं अच्छी लगे, तो जिस भी रीज़न से अगर उनका डिमांड कम होगा, हमारी कंपनी की सेलिंग रेट डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रॉफ़िट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कस्टमर क्या है, हमारे इनसाइड नहीं है, हमारी कंपनी का वो नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी को अफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? सप्लायर्स क्या है? जो हमें सामान पहुँचाते हैं।
किसी भी तरह का जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वो हमको रॉ मटेरियल भी पहुँचा रहा है, तो अगर ये अपने रॉ मटेरियल का रेट बढ़ा दे, अगर कहे कि हम अब जो रॉ मटेरियल तुमको ₹10 में दे रहे थे, अब ₹20 में देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी प्राइस जो हो जाएगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। क्योंकि हम अपना अपना कॉस्ट और सेलिंग रेट को देखकर माइनस करके प्रॉफिट निकालना चाहेंगे ना, क्योंकि हम जितना में खरीदे उतने में बेचेंगे तो हमको फ़ायदा कहाँ होगा? तो हम क्या करेंगे कि सप्लायर्स जो हैं, वो अगर अपना रॉ मटेरियल का रेट बढ़ा देते हैं, तो हमको भी अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। प्राइस बढ़ाने से क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट महँगा हो जाएगा और फिर कस्टमर्स जितना लेते थे, अब वो उसको अफोर्डेबल प्राइस ना समझ के उन्हें ये लगेगा कि ये चीज़ पहले मुझे इतने में मिलती थी, अब इतने में मिल रही है, हम क्यों खरीदें? है ना? तो फिर उनका परसेप्शन चेंज होगा और वो हमारे प्रोडक्ट को लेना कम कर देंगे। तो इसके रॉ मटेरियल बढ़ाने से क्या हुआ? प्राइस बढ़ा। प्राइस बढ़ने से क्या हुआ? कस्टमर्स प्रोडक्ट लेना कम कर दिया और मेरी सेलिंग रेट कम हो गई। ठीक है? और मेरा प्रॉफिट भी क्या हो गया? कम हो गया। तो इस तरह से सप्लायर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है? कंपटीटर की बात करें, अगर मान लो कंपटीटर सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं वही चीज़ वो भी सेल कर रहा है। पर जितने प्राइस में हम हमारी क्वालिटी जो है वो उससे अच्छी है, इसलिए मेरा प्रोडक्ट जो है वो उससे महँगा है थोड़ा-सा। लेकिन उसका जो प्राइस रेट है वो कम है, तो उसकी वज़ह से भी मेरा प्राइस अफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि हम भले क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, पर कस्टमर सबसे पहले तो प्राइस देखेगा ना कि प्राइस किसकी अच्छी है, उसकी अच्छी है तो ठीक है चलो उसी से ले लेंगे। वो बाद में ना पता चलेगा क्वालिटी नहीं अच्छी है या जो भी है। पर प्राइस की वजह से मेरे को भी मेरी प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे कस्टमर क्या करेंगे, फिर उससे सामान लेंगे कि देखो वो अच्छे रेट में दे रहा है, हमें उससे से लेना चाहिए। तो इससे मेरा प्राइस रेट फिर कम करना पड़ेगा, फिर मुझे लॉस होगा, फिर मेरे सेलिंग रेट को बढ़ाने का नहीं अगर कम करेंगे, तो फिर हमारी सेलिंग रेट कम हो जाएगी। तो इस तरह से कॉम्पिटिटर हमको क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। अगर इंटरमीडिएट्स की बात करें, होलसेलर, सप्लाई रिटेलर, फिर क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ये तीनों चीज़ क्या करती हैं, हमको हेल्प करती हैं। अगर होलसेलर की बात करें, वो अगर अच्छे रेट में नहीं देगा, तो फिर हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमको अफ़ेक्ट करती हैं। पब्लिक्स की बात कर लें, जैसे मीडिया, गवर्नमेंट, ये पब्लिक क्या होती है? पब्लिक जैसे कि मीडिया क्या करती है, किसी प्रोडक्ट को बहुत अच्छा दिखा देती है और किसी प्रोडक्ट को क्या करती है, अब तो इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं। कोई किसी के प्रोडक्ट को खूब अच्छा कह दे रहा है, किसी के प्रोडक्ट भले वो अच्छा ना हो, पर लोग जो उनको फॉलो कर रहे हैं, वो उस चीज़ को लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो बता रहे हैं, वो सब सही होगा। है ना? तो क्या होता है कि मीडिया क्या करती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसा प्रेज़ेंट कर रही है। क्योंकि आप सिर्फ़ प्रोडक्शन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मार्केट में आप अपने इन्फॉर्मेशंस भी फैलाते हो, तो इनकी वज़ह से ही फैलाते हो ना। तो अगर ये आपका प्रमोशन अच्छे से नहीं कर रही है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रही है, तो आपका प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा। तो इन्फ्लुएंसर अगर आपके बारे में बोले, अब तो इन्फ्लुएंसर ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर इन्फ्लुएंसर बोले कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना कोशिश करेंगे, ज़रूर एक बार सही लेंगे ज़रूर, ठीक है? लेकिन अगर वही कह दे कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो जो ले भी रहे होंगे ना वो नहीं लेंगे, है ना? तो इनका भी क्या कहता है, ये भी बहुत इम्पैक्ट डालता है हमारे क्या बोलते हैं कंपनी पे, हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे, ठीक है? अब आता है मैक्रो। मैक्रो जो हमारे क्लोज़ नहीं होता है, हमसे दूर होता है पर हम पे इम्पैक्ट डाल रहा होता है, ठीक है? जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये हमने अपने बिज़नेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा है। बिज़नेस एनवायरनमेंट पढ़ा था ना, पॉलिटिकल, फिर क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल, सोशल, फिर इकोनॉमिकल, है ना? ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी कि ये इस तरह से याद किया था, STEP, स्टेप। स्टेप बिज़नेस एनवायरनमेंट का क्या? स्टेप। एस से सोशल, पी से पॉलिटिकल, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से इकोनॉमिकल। तो इस तरह से हमने चारों पॉइंट्स याद किए थे, ठीक है? लेकिन यहाँ एक चीज़ और बढ़ गया है, एल से लीगल और एनवायरमेंटल, ठीक है? तो ये क्या करता है कि इकोनॉमिक जो होती है, इकोनॉमिक फैक्टर कैसे इम्पैक्ट करता है? अगर इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, तो इकोनॉमिक से होगा। इकोनॉमी जैसे हम इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं? इन्फ्लेशन रेट देखते हैं, डिप्रेशन रेट देखते हैं, इनकम लेवल देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं ना? तो अगर मान लो कि इसने महँगाई कर दी, इन्फ्लेशन ला दिया, तो इन्फ्लेशन होगा तो क्या कस्टमर सब उतने प्रोडक्ट लेंगे जितना लेते थे? नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन की वजह से हमारे जो हमारा क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ का अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो हमारा जो सेल है वो कम हो जाएगा। अगर डिफ्लेशन होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी इंक्रीज़ करेगा और अगर इनकम लेवल अच्छा होगा, मान लो कोई कस्टमर पहले पहले उसका 50,000 सैलरी था,
तो वो हमसे ज़्यादा सामान करता था, लेकिन किसी वजह से उसका सैलरी कम हो गया, तो फिर वो हमसे कम सामान लेगा ना, फिर उसकी सैलरी कम होने की वजह से तो इनकम लेवल भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई 30,000 कमा रहा था, 50,000 कमाएगा तो ज़्यादा खरीदने की सोचेगा, है ना? तो इनकम लेवल भी इम्पोर्टेंट होता है, तो ये भी हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है? अगर पॉलिटिकल की बात करें, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ ये सारी चीज़ें, अगर रूल्स रेगुलेशंस में आ गया कि हमें अब इस तरह से चीज़ों को करना है या किसी भी कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो हमारी कंपनी के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर हमको इम्पैक्ट करेगी। ये दूर से है लेकिन हमारे चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही है ना? सोशल एंड कल्चर जैसे आप ट्रेंडिंग की बात करें, लोग क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ अच्छी है, बुरी ये नहीं देखना है, ट्रेंडिंग में क्या चल रही है ये इम्पोर्टेंट है ना? तो क्या चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, वो मेरे पे कैसा लगेगा उससे मतलब नहीं है, वो ट्रेंडिंग में है मुझे लेना है, बस। तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान देनी पड़ेंगी, अगर हम ये नहीं जानते कि ट्रेंडिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं और हम वही चीज़ें कंटीन्यूअसली प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो फिर कस्टमर्स नहीं लेने वाले, आपकी सेलिंग रेट कम ही होने वाली है। इसलिए आपको ट्रेंडिंग ये सब चीज़ों को देखते हुए कल्चर्स को कि आप जिस एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हो, वहाँ पे किस तरह के कल्चर्स के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम जो भी है मतलब जो भी आपका जो भी कल्चर है, उसको ध्यान देते हुए आपको प्रोडक्शन करना है ना? सभी चीज़ें अब ये नहीं कि आप कहीं पे गए, यहाँ पे लोग थोड़ा-सा क्या बोलते हैं मॉडर्न टाइप के और आप एकदम से एस्थेटिक मतलब एस्थेटिक नहीं जैसे लोग नहीं पहनते हैं एकदम संस्कारी टाइप वाला, तो उस चीज़ को देख कर बना रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं लेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान देनी है। टेक्नोलॉजिकल जैसे कि अब आप वही पैटर्न ऑफलाइन वाला चला रहे हो, लेकिन आजकल ऑनलाइन का है। आप सोच रहे हो कि लोग आपकी दुकान पे आके सामान खरीदेंगे, लेकिन अब लोग ऑनलाइन सामान ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन पे आना पड़ेगा। आपको अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ने वाला। लीगल जैसे पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज़ को देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए, फूड का ही प्रोडक्शन है, तो फूड का कुछ रूल्स, रेगुलेशंस है कि ये चीज़ होनी चाहिए, है ना? एनवायरनमेंट क्या करेगा? क्लाइमेट हो गया, इन सब चीज़ों को अगर हम इन्वॉल्व कर दें, कि क्लाइमेट से रिलेटेड आप जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है आप जो मान लो कहीं पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो गर्मी का कपड़ा और वो पूरा ठंडा एरिया है, तो सेलिंग रेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। वहाँ पे आपको क्लाइमेट इन सब एनवायरनमेंट को भी तो देखते हुए चलना है। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं, ये हमारे बिज़नेस के अंदर तो नहीं होते हैं, पर हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट दे रहे होते हैं, अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो यही था हमारा 2 इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमने आज की क्लास में जाना। होप सो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।